बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। हमारा सब्जेक्ट है फीचर एंड कॉलम राइटिंग MCM 514 और हमारा लेक्चर है 1 और हमारा टॉपिक आज का है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज है क्या। ठीक है, पहले हम इसका पॉइंट देखते हैं। A system of communication used by particular country or community। कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आप देखें तो हर पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, हर कम्युनिटी हर कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज है। अब आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोची और बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिया में देखें, वहाँ भी तमिल, वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। पूरी दुनिया में हर सेक्टर हर कम्युनिटी जो है उसकी एक मखसूस लैंग्वेज है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यह है कि रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है क्या। रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटी, यानी कि हमें पता एक्सप्रेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटी लाइक हमारे घर कोई आया है तो आप उसकी लैंग्वेज से समझ जाएंगे कि किस कहाँ से आया है। लाइक ये तो सिंधी है, ये बलोची है, या फिर अगर किसी दूसरे कंट्री से आया तो हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है लैंग्वेज से कि किस कंट्री से है, किस कम्युनिटी से है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड। इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप देखें कि अब दुनिया में इतनी ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं, लोग तिजारत करते हैं, तो उसके लिए हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो सब जानते हों और सबको एक दूसरे के आइडियाज़ ओपिनियन समझने में आसानी हो। तो उसके लिए जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम इसका पॉइंट देखते हैं। टूल ऑफ कम्युनिकेटिंग अमंग कंट्रीज़, कल्चरल ग्रुप्स एंड वेरियस कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो आप देखें कि इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इंडस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ता है। अब लाइक मैंने एक फैक्ट्री लगानी है और मुझे उसकी मशीनरी चाहिए और वो चाइना से मिलेगी, तो अब मुझे तो चीनी लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं क्या करूँगी, इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज़ करूँगी और उसके ज़रिए इंटरेक्ट करूँगी। जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो किस तरह बहुत ज़रूरी है और किस तरह आप इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ से, कल्चर ग्रुप से, आप एक दूसरे के कल्चर से वाकिफ़ होते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं जर्नलिज़म में। अब लैंग्वेज जो है, जितना आपको लैंग्वेज आती होगी आपका नॉलेज भी इतना बढ़ेगा। अब इंग्लिश में देख लें, अब आजकल हर किताब जो है उसका तर्जमा, उसका जो ट्रांसलेट होती है वो इंग्लिश में होती है ताकि हर कोई नॉलेज गेन कर सके। तो जर्नलिस्ट को के लिए बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, उसके लिए दूसरे लोगों की निस्बत उससे लैंग्वेज में अबूर होना चाहिए, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो। क्योंकि जैसे आप एक जर्नलिस्ट है उसको चाहिए कि उसे वो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसे इम्प्रूव करे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, जब हम नई फील्ड में जाते हैं इस फील्ड में तो हमारी लैंग्वेज इतनी नहीं होती और आजकल अगर आप देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज़्यादा है कि हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है, अरबी अदबी लैंग्वेज उर्दू, तो उसमें भी ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज ही की मिलावट है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें उर्दू के जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी नहीं पता होता। तो आपको जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज तो उसे पता हो, लेकिन साथ साथ उसे अपनी मादरी ज़ुबान पर भी अबूर हासिल हो। ठीक है, तो एक जर्नलिस्ट या आप अपनी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करके आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग। तो रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितना पढ़ेंगे आपको नॉलेज, आप उतना नॉलेज गेन करेंगे। आप पढ़ें, आप एक अपनी एक्टिविटी रख लें कि आप डेली बेसिस पर कम से कम एक न्यूज़पेपर या फिर एक मैगज़ीन या फिर कोई एक कॉलम पढ़ लें। आप अगर रोज़ एक कॉलम पढ़ेंगे
आप कोई भी फारिग वक्त जब आप फ्री हों तो आप आपके पास मोबाइल है आजकल, जो इंटरनेट है आप उससे हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक कॉलम पढ़ें रोज़ाना डेली बेसिस पर, और आप एक तो आपको फ़ायदा होगा कि आप की जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगी। आपको वो वर्ड्स भी आएंगे जिनका आपको नहीं पता, जिनके मीनिंग का आपको नहीं पता। इसके अलावा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा है लिसनिंग। आप किसी चैनल को सुने, न्यूज़, एक जर्नलिस्ट आप बनना चाहते हैं या आप लैंग्वेज अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप सुने कोई चैनल, कोई इंफॉर्मेटिव चैनल, तो आप सुने, ठीक है। स्पीकिंग, जो आप स्पीकिंग, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती और वो घबराते हैं बोलने से कि कहीं कोई पंचुएशन वो हमारा गलत ना हो जाए। तो लेकिन अगर आपने सीखना है लैंग्वेज को, उसको इम्प्रूव करना है, तो आप क्या करें, बोलें, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती होगी, थोड़ी सी एक गलती होगी, फिर उस गलती को इम्प्रूव करें, उस गलती को देखें, फिर उसके बाद आप वो गलती नहीं करेंगे। स्पीकिंग, फिर आएगा राइटिंग से भी आप अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक आप ऐसा करें, आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप अपनी जो सारे दिन की एक्टिविटी है आप उसे लिखें कि आज मैंने सुबह उठकर ये किया, सुबह उठा और मैंने ये गोल अचीव किया। देन अपने गोल्स जो आपने अचीव किए हैं, या अगर आपने पूरे दिन में कुछ सीखा है, कोई सबक हासिल किया है, कोई लेसन आपने हासिल किया है, आप वो लिखें, ठीक है। इस तरह भी आपकी राइटिंग स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव होंगी, ठीक है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है फ़ीचर इन जर्नलिज़म या फिर फ़ीचर राइटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ीचर क्या होता है। अब अगर आप देखें वर्ड फ़ीचर को, तो उसका है अ डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का खसूसी पहलू, ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जाते हैं कोई शॉप में, आपने रोबोट लेना है, ठीक है। अब आप दुकानदार से पूछेंगे इसके क्या फ़ीचर्स हैं, वो बताएगा कि इसका फ़ीचर है कि किचन के काम बहुत अच्छे करता है, खाना वगैरह बना लेता है, ठीक है। अब हम तो फ़ीचर का मतलब, लफ्ज़ फ़ीचर का मतलब ये है कि आप उसके देखते हैं कि क्या फ़ीचर्स हैं। लेकिन अगर हम फ़ीचर को जर्नलिज़म में देखें तो इसको मैं पॉइंट्स को रीड करती हूँ और फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है, इन पॉइंट्स को। अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डील्स विद पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। जो फ़ीचर होता है वो एक पर्टिकुलर, एक ख़ास सब्जेक्ट पर होता है, या फिर एक सब्जेक्ट है उसके किसी ख़ास पहलू पर, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, हम जो फ़ीचर राइटिंग है या फ़ीचर लिखा जब जाता है तो आप उसे एक स्टोरी की शक्ल में लिखते हैं। नेक्स्ट है इट गिव्स द रीडर्स फैक्ट्स इन एन इंटरेस्टिंग वे, यानी हम फ़ीचर यानी कि स्टोरी हम अपने पास से नहीं लिखने लग जाते, ठीक है। हम फैक्ट्स को जो है फैक्ट्स को स्टोरी की शक्ल में लिखते हैं, यानी किसी भी सोसाइटी का एक हकीकत, उसको हम एक स्टोरी में की शक्ल में बयान करते हैं, उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट आता है प्राइमरली बेस्ड ऑन इन डेप्थ स्टडी, हम ऐसे कहानी नहीं लिखने लग जाते या फ़ीचर इस तरह बैठ कर नहीं लिखा जाता, हम उसे पहले स्टडी करते हैं, अपने टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है मे और मे नॉट बी टाइड टू करंट इवेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ीचर करंट इवेंट पर लिखें, या फिर आप फ़ीचर लिख सकते हैं सकूते ढाका, किसी भी टॉपिक पर, या फिर कोई और भी टॉपिक हो सकता है पुराना, या हिस्ट्री कोई हो सकती है। लाइक आप 1965 की जंग के बारे में लिख सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह कामयाबी हासिल की। डज़ नॉट हैव टू बी रिटन इन द इन्वर्टेड पैरामिड फॉर्मेट। अब जो न्यूज़ है वो हम लिखते हैं इन्वर्टेड पैरामिड फॉर्मेट में, कि इन्वर्टेड पैरामिड फॉर्मेट में आपको क्लियर कर देती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे कम जो वैल्यू न्यूज़ होती है, न्यूज़ की वैल्यू फिर कम लिखते हैं, फिर उससे जो बिल्कुल लेस इन्फॉर्मेशन होती है वो आप सबसे एंड में लिखते हैं।
लेकिन हम फ़ीचर इस तरह इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट में नहीं लिखते, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोयले की कान है और उसमें एक हादसा हो गया, धमाका हो गया और इतने लोग यानी 3-4 लोग, आप फ़र्ज़ करें कि इतने लोग जहाँ भाग हो गए हैं, इतने ज़ख्मी हो गए हैं। अब ये क्या है? ये एक न्यूज़ है, ठीक है। ये एक न्यूज़ है। अब मैं इस न्यूज़ स्टोरी पर फ़ीचर लिखना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी फ़ीचर? सबसे पहले तो मैं अपना देखूँगी मैं उनमें क्या फ़ीचर में लिखूँगी, मैं क्या गाइड मैं लोगों को क्या बताऊँगी। सबसे पहले मैं ये देखूँगी, अपने टॉपिक को रिसर्च करूँगी कि ये कान कहाँ है, कितने लोग इसमें ज़ख्मी हुए और हुकूमत ने क्या क्या इसमें क्या क्या इक़दामात किए उन मज़दूरों आखिर ये वाक़या क्यों पेश आया, कि ये हादसा क्यों हुआ, किसकी गफलत थी, कौन ज़िम्मेदार था इस हादसे का, और ऐसे हादसों से बचने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए। और मैं स्टडी करूँगी और मैं देखूँगी एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ उसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा रिसर्च का हवाला भी दूँगी, रिसर्च करूँगी पूरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि मैं उसे एक स्टोरी की शक्ल में लिखूँगी, ठीक है। लाइक अगर मैं अपना फ़ीचर शुरू करूँगी तो इस तरह करूँगी, एक स्टोरी की तरह कि उसने अपने बाप से कहा कि मेरे लिए ये फल लाना, और उसके वालिद ने सर हिला दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह यानी कि आप रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने अपनी फ़ीचर स्टोरी शुरू कर दी। देन मैं उसके बाद बताऊँगी कि ये हादसा क्यों हुआ, उसकी क्या वजह थी, और उसके हवाले से बताऊंगी कि हुकूमत ने बरवक्त कार्रवाई की या नहीं की, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम्पल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम फैक्ट्स को या न्यूज़ स्टोरीज़ को किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी टॉपिक को आप क्या करते हैं, एक स्टोरी की शक्ल में लिख कर देते हैं, ठीक है, पेश करते हैं, बयान करते हैं। अब नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप ऑफ फ़ीचर राइटिंग। अब फ़ीचर राइटिंग में क्या आता है? डिटेल्ड एनालिसिस। अब न्यूज़ हम देखते हैं, न्यूज़ में क्या होता है? न्यूज़ का काम होता है सिर्फ इन्फॉर्म करना, ठीक है। न्यूज़ सिर्फ इन्फॉर्म करती है कि कोयले की कान में इतने लोग जाँ बहक हुए, इतने लोग ज़ख्मी हुए और ये हादसा यहाँ हुआ, ठीक है। लेकिन फ़ीचर का मतलब है कि आप उससे डिटेल में एनालाइज करते हैं, ठीक है, उस पर रिसर्च करते हैं। एस्पेक्ट्स नेवर नोटिस्ड, आप उन पहलुओं को भी देखते हैं, हर पहलू से आप उसको रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तीसरा ये कि स्टडी, रिसर्च एंड इंटरव्यूज़। अब फ़ीचर राइटिंग का मतलब है कि आप सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। आप फैक्ट्स को एक स्टोरी की सूरत में बनाकर पेश करते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये कि स्टडी, रिसर्च एंड इंटरव्यूज़। फॉर एग्जांपल, अब कोयले की कान पे यही एग्जांपल ले लेते हैं कि कोयले की कान में धमाका हुआ, तो अब मैं उसे स्टडी करूँगी कि कितने लोग जाँ बहक हुए, हुकूमत ने क्या एक एहतियाती तदाबीर की कि मज़दूरों की जान को हम बचा सकें, आगे ये वाक़यात पेश ना आ सकें। तो मैं स्टडी करूँगी, ठीक है, सब। फिर उसके बाद रिसर्च करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि अक्सर रिसर्च का हवाला दिया जाता है कि 2015 की रिसर्च के मुताबिक इसी जगह पर यहाँ पर ये वाक़या पेश आया था, या फिर ज़लज़ला पहले भी आया था, इस तरह। तो मैं रिसर्च करूँगी कि क्या जो मैं टॉपिक लिख रही हूँ इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, और अगर हुए हैं तो कितने वाक़यात हुए हैं और किस नौइयत के थे वो वाक़यात, और उस वक्त हुकूमत ने क्या कार्रवाई की थी, ठीक है। मैं ये रिसर्च करूँगी और रिसर्च का हवाला भी दे सकती हूँ कि 2015 की इस रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर पहले भी यह हादसा हुआ था, और लेकिन उस वक्त हुकूमत ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, या फिर मज़दूरों की ज़िंदगी के बचाने के लिए कोई भी इक़दामात नहीं किए, ठीक है, इस तरह। या फिर मैं ये भी बता सकती हूँ कि अगर रिसर्च के मुताबिक हुकूमत ने उस वक्त ये काम किए थे। इसके अलावा इंटरव्यूज़, अब मैं एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ भी शामिल कर सकती हूँ, तज्ज़ियाकार, ठीक है, उनके के तज्ज़ियाकार का कहना है कि आप
मज़दूरों की जान बचाने के लिए आपको क्या क्या इक़दामात करने चाहिए, उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए क्या क्या करना चाहिए, और क्या ऐसे एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए कि आगे किसी भी मज़दूर की जान को कोई ख़तरा ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्स टू इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड एंटरटेन द ऑडियंस। अब फ़ीचर का जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप एंटरटेन कर रहे हैं ऑडियंस को। नो, फ़ीचर का मतलब है आप गाइड भी कर रहे हैं ऑडियंस को साथ साथ, यानी कि फैक्ट्स बता रहे हैं सोसाइटी के। लाइक आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें। अभी कुछ अरसा पहले एक वाक़या हुआ इंडिया में एक लड़की के साथ, जहेज़ का। ठीक है। तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं कि जहेज़ किस तरह हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में पंजे गाड़ लिए हैं। आप उस लड़की की जो कहानी है उसको बयान कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसमें जो फैक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के उनको बताएं, लोगों को गाइड करें कि हमारे जो रिलीजन में है वो क्या कहता है और हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। ठीक है। और आप गाइड दे सकते हैं, रिसर्च एंड इंटरव्यूज़ दे सकते हैं कि हुकूमत क्या इस पे इक़दामात कर रही है, और इंटरव्यूज़ एक्सपर्ट्स के कि किस तरह हम इस बुराई को दूर कर सकते हैं। तो फ़ीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एंटरटेन कर रहे हैं। फ़ीचर का मतलब है आप गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और अपनी ऑडियंस को एंटरटेन भी कर रहे हैं। ठीक है। ओके, हमारा टॉपिक आज यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।